नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम् महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे पतत्वेस्य कायो नमस्ते नमस्ते। दोस्तों, ये प्रार्थना है दुनिया भर के सबसे बड़े सांस्कृतिक व स्वयंसेवी संगठन राष्ट्र स्वयंसेवक संघ अर्थात आरएसएस की देश भर में चलने वाले 56,000 शाखाओं में यही प्रार्थनाएं रोज गाई जाती हैं। नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े स्वयंसेवी संगठन आरएसएस की। आरएसएस को लेकर के कई भ्रांतियां हैं, कई गलतफहमी है। आज उन सब को हम दूर करेंगे। दोस्तों, हिंदुओं को एकत्र करने, हिंदुओं के बीच जाति विभेद व विषमताओं को खत्म करने, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को समूचे हिंदुस्तानी जनमानस से जोड़ने के लिए 1925 ईस्वी में विजयादशमी के शुभ अवसर पर डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार ने अपने कुछ साथियों के साथ राष्ट्र स्वयंसेवक संघ की नागपुर में नींव रखी। आइए जानते हैं आरएसएस के बारे में। देखते ही देखते यह संगठन विश्व की सबसे बड़ी सांस्कृतिक व स्वयंसेवी संगठन बन गया। अब आइए समझते हैं आरएसएस की क्रियाकलाप को, राष्ट्र स्वयंसेवक संघ की क्रियाकलाप को कि यह काम कैसे करता है। संघ अपने राष्ट्रवादी विचारों का प्रसार प्रचार स्वयंसेवकों के माध्यम से करता है। दोस्तों, वो इन स्वयंसेवकों का निर्माण शाखा में प्रतिदिन होने वाले योग, चिंतन, शारीरिक व्यायाम, ध्यान, खेलकूद, वो करंट विषयों, समसामयिक विषयों पर वैचारिक चर्चा वो गोष्ठी के माध्यम से होता है। इन्हीं स्वयंसेवकों द्वारा राष्ट्र स्वयंसेवक संघ का राष्ट्रवादी विचार पूरे देश में फैला है। वर्तमान में पूरे देश में लगभग 56,000 से ज्यादा संघ की शाखाएं लगती हैं, जिसमें 50 लाख स्वयंसेवक रोजाना विभिन्न गतिविधि जैसे योग, ध्यान, शारीरिक कसरत, शारीरिक व्यायाम करते हैं। लोग वहां कबड्डी खेलते हैं। दरअसल यही शाखा तो वह बुनियाद है जिस पर खड़ी है विश्व की सबसे बड़ी स्वयंसेवी संगठन, विश्व की सबसे बड़ी सांस्कृतिक संगठन राष्ट्र स्वयंसेवक संघ अर्थात आरएसएस। अब आप वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य को देखें तो जितने भी बड़े नेता हैं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नितिन गडकरी, सड़क और परिवहन मंत्री हैं, इन्हीं राष्ट्रवाद से ओतप्रोत राष्ट्र स्वयंसेवक संघ की अनुशासित शाखा से निकले हैं ये लोग। ये आपको इमेज में दिख रहा होगा, ये पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हैं, ये वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, नरेंद्र मोदी, ये लाल कृष्ण आडवाणी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी हैं। तो वर्तमान परिदृश्य में जितने बड़े नेता हैं वो आरएसएस की अनुशासित शाखा से निकले हुए लोग हैं जो राष्ट्रवादी विचारों से ओतप्रोत हैं। दोस्तों, इसका अर्थ ये नहीं है कि राष्ट्र स्वयंसेवक संघ राजनीतिक तौर पर सक्रिय रहता है, जैसा कि अक्सर आरोप है कि बीजेपी यानी कि वर्तमान भारतीय जनता पार्टी को आरएसएस कंट्रोल करता है। नहीं, जबकि सच ये है कि राष्ट्र स्वयंसेवक संघ समय समय पर देश हित व सेवा के लिए अपने बेहद ऊर्जावान कार्यकर्ता को, अपने बेहद ऊर्जावान स्वयंसेवक को भारतीय जनता पार्टी को देता रहा है समाज सेवा के लिए। एक बार भारतीय जनता पार्टी व अन्य पॉलिटिकल पार्टी में शामिल होने के बाद उस व्यक्ति का, उस स्वयंसेवक का आरएसएस से सीधा संबंध नहीं रहता। ठीक है, आइए आरएसएस से जुड़ी हुई भ्रांतियों के बारे में जानते हैं कि वो कौन सी गलतफहमी है जो आरएसएस के बारे में लोगों के बीच फैली हुई है, उनकी जांच पड़ताल करते हैं। तो आरएसएस पर यह आरोप है कि देश की स्वतंत्रता संग्राम में राष्ट्र स्वयंसेवक संघ ने हिस्सा नहीं लिया, या राष्ट्र स्वयंसेवक संघ अपने संगठन में भगवा झंडा फहराता था, या शाखाओं में तो आज भी भगवा झंडा फहराया जाता है, वो तिरंगा को नहीं मानते। दोस्तों, ये सच है कि राष्ट्र स्वयंसेवक संघ ने अपने नेशनल फ्लैग नाम के एक संपादकीय में लिखा था, नेशनल फ्लैग नाम का एक आर्टिकल आता था, उसमें राष्ट्र स्वयंसेवक संघ ने अपने संपादकीय में लिखा है कि भगवा झंडे को देश का राष्ट्र ध्वज होना चाहिए। ये भगवा झंडा आपको दिख रहा है, ये देश का राष्ट्र ध्वज माना जाए। तो आप जानते ही हैं कि 1674
1674 ईस्वी में शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ और शिवाजी महाराज वो समस्त मराठा साम्राज्य का प्रतीक चिन्ह यह भगवा रंग ही था। आज भी हम भगवा रंग में लिपटे किसी ऋषि मुनि, किसी साधु को देखते हैं तो हमें अक्सर ही हमारे मन में आध्यात्मिक चेतना जागृत होती है। ये भगवा रंग आज भी हमारी सांस्कृतिक व आध्यात्मिक चेतना का प्रतिबिंब ही है। खैर, समय के साथ राष्ट्र स्वयंसेवक संघ ने, आरएसएस ने खुद में परिवर्तन किया, वो तिरंगे को अपनाया है। हालांकि पूरे देश में डेली 56,000 से ज़्यादा संघ की शाखाएं लगती हैं। इन शाखाओं में आज भी ये भगवा झंडा ही फहराया जाता है। अब आरएसएस पर इस देश में 3 बार प्रतिबंध लगाए गए हैं और तीनों बार कांग्रेस की केंद्रीय सरकार थी। कांग्रेस की तीनों सरकारों ने अपने अपने समय पर आरएसएस पर 3 बार प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन आरएसएस की सेवा निष्ठा, इनकी राष्ट्रीयता, राष्ट्रवादी विचारों के कारण, उनके सेवा भाव को देखते हुए उन पर से प्रतिबंध हटाना पड़ा, या जनता के दबाव में कांग्रेसी सरकार को राष्ट्र स्वयंसेवक संघ पर जो तथाकथित प्रतिबंध लगाए गए उसको हटाना पड़ा। तो आइए एक एक करके जानते हैं। ये पहले फिगर में आपको महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का आपको असैसिनेशन दिख रहा है। आप जानते ही हैं कि 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। तो हत्या को किसी भी समाज में जायज नहीं ठहराया जा सकता। हत्या तो बिल्कुल ही जायज नहीं है एक बेहतर सामाजिक परिदृश्य में देखें तो पहला फिगर है महात्मा गांधी की हत्या। इससे आरएसएस को सीधे सीधे जोड़ दिया गया और तत्कालीन नेहरू गवर्नमेंट ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया। हालांकि 18 महीने के बाद ये प्रतिबंध को वापस हटा देना पड़ा। 18 महीने के बाद उस समय आरएसएस के सरसंघ चालक गुरुजी थे, गोलवलकर साहब थे, जिन्हें हम गुरुजी भी कहते हैं। सारा देश उन्हें गुरुजी के नाम से जाना जाता है। इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि 18 महीने के बाद जब ये साबित नहीं हो पाया तो उन पर से प्रतिबंध हटाना पड़ा। सेकेंड, जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थे तो आप जानते हैं कि देश में एक काला दिन के तौर पर इमरजेंसी लगाई गई थी 1975 से 1977 के बीच। तो इस इमरजेंसी के पीरियड में भी आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जबकि कोई ठोस कारण नहीं थे। फिर बाद में इस पर से प्रतिबंध हटा। फिर तीसरी बार जब 6 दिसंबर 1992 पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, ये भी कांग्रेसी सरकार थी। 6 दिसंबर 1992 भारतीय इतिहास में यह तारीख बहुत महत्वपूर्ण है। अयोध्या में प्रभु श्री राम के जो जन्म स्थान है वहां पर बाबर द्वारा मस्जिद बनाई गई थी, तो उस बाबरी मस्जिद के विवादित ढांचे को ढहा दिया गया। इस पर भी आरएसएस पर, इसी बात को लेकर के आरएसएस पर फिर से प्रतिबंध लगा। तो कुल 3 बार आरएसएस पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, ठीक है, जबकि तीनों बार कोई भी क्लिंचिंग एविडेंस नहीं थे, कोई ठोस सबूत नहीं था, ठीक है। आइए अब आरएसएस की भूमिका के बारे में जानते हैं कि आरएसएस की क्या भूमिका है, जिसके कारण आरएसएस पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक संगठन है अपने स्वयंसेवकों के दम पर। तो पहला नंबर, ये जो आपको फिगर दिख रहा है, ये 1963 में राजपथ पर निकला ये परेड है। आप जानते ही हैं कि 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ। चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया था और जवाहरलाल नेहरू के हिंदी चीनी भाई भाई के नारे की हवा निकल गई। नेहरू बहुत परेशान हुए और उसी बीमारी में 1964 में उनका देहांत भी हो गया, क्योंकि चीन को वो दोस्त समझते थे। हालांकि सरदार पटेल अक्सर उन्हें चेताते रहते, लेकिन फिर भी वो बाज नहीं आए। तो भारत चीन के बीच युद्ध हुआ तो उस समय देश में संसाधनों की कमी थी। जब सरकारी तंत्र मुसीबतों का सामना कर रहा था, अस्पतालों में बेहतर सुविधाएं नहीं थी, तो उस समय राष्ट्र स्वयंसेवक संघ के जितने भी स्वयंसेवक हैं, उन्होंने दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में रसद पहुंचाई, दवा पहुंचाई, घायल सैनिकों को अस्पताल पहुंचाया और अपने जरूरत पड़ने पर अपने रक्त तक दान किए। इन्हीं बातों से प्रभावित होकर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जबकि वो आरएसएस की भावनाओं से ग्रसित थे, वो अक्सर संदेह की दृष्टि से देखते, लेकिन फिर भी इनके सेवा भाव को देखते, या यूं कहिए कि जनता के दबाव में उन्होंने 1963 के गणतंत्र दिवस के परेड में राष्ट्र स्वयंसेवक संघ को आमंत्रित किया। और आप देख रहे हैं इसमें कि 3500 स्वयंसेवक यूनिफॉर्म में परेड कर रहे हैं, ठीक है। अगला,
ये अगला 1975 से 77 के बीच, अभी मैंने बताया था कि जब इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लगाई थी इस देश में, इमरजेंसी, तो इमरजेंसी भारतीय संविधान के आर्टिकल 352 के तहत इस देश में इमरजेंसी आपातकाल लगाया जा सकता है जब ठोस सबूत हो। हालांकि इंदिरा गांधी ने राजनीतिक विरोधियों को दबाने के लिए यह प्रयोग किया था। तो जब इमरजेंसी लगाई गई तो राष्ट्र स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगा दिया गया। लेकिन फिर भी जब 77 में यह इमरजेंसी खत्म हुई तो आप समझिए कि आरएसएस किस तरह से काम करती है। तो आरएसएस ने विवेकानंदा रॉक मेमोरियल के उद्घाटन के लिए इंदिरा गांधी को बुलाया था, जबकि इंदिरा गांधी ने इस आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया। फिर भी आरएसएस किसी व्यक्ति से विद्वेष नहीं करता, वो वैचारिक राष्ट्रवादी विचारों का प्रचार प्रसार करता है। वो दुश्मन खेमे के लोगों को भी, विरोधी खेमे को भी अपना मानता है। तो विवेकानंदा रॉक मेमोरियल के उद्घाटन पे उन्होंने इंदिरा गांधी को बुलाया। इससे आप राष्ट्र स्वयंसेवक संघ की भावनाओं को समझ सकते हैं, उनके राष्ट्रवादी विचारों को समझ सकते हैं। ये जो फिगर दिख रहा है ये कोरोना काल का है कि कोविड के समय या जो कोई भी आज डिजास्टर होती है, आपदा होती है, तो उस समय स्वयंसेवक आपको खड़े मिलते हैं राष्ट्र सेवा में। एक और बहुत महत्वपूर्ण घटना जानने की है। 1965 में 1965 ईस्वी में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। आप जानते ही हैं, भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। इस समय लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री थे। भारत की इसमें जीत हुई, उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। 1965 ईस्वी में भारत पाक युद्ध के समय दिल्ली में ट्रैफिक व्यवस्था बहुत अस्त व्यस्त थी। तो इस समय भी सरकार द्वारा आरएसएस के स्वयंसेवकों को दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए इस्तेमाल किया गया, यूज किया गया। और राष्ट्र स्वयंसेवक संघ जो हमेशा राष्ट्रवादी विचारों का प्रचार प्रसार करता है, उसने देश सेवा में अपने कर्तव्य का निर्वहन किया है। ठीक है दोस्तों, तो ये राष्ट्र स्वयंसेवक संघ से जुड़ी हुई सारी बातें हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इन्हें शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे राष्ट्रवादी विचारों को फैलाइए। आरएसएस से जुड़ी हुई सारी भ्रांतियों का ये जवाब होगा। जय हिंद, थैंक यू।